निगार और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन और सामीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 23 ज़िकात 12 जून और पीर की शाम है। दुआ है कि आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे हों खैर वाफिज से हों। और हस्बे मामूल हफ्ते का ये पहला दिन और पीर के पीर हमारा सेगमेंट आज शाम तक। इसमें मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी। हालात हाज़रा पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। मेरे साथ हैं ऑनलाइन मौजूद और तकरीबन मेरा और मूसी भाई और आपका साथ रहेगा 7 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम मूसी साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में, अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुतब्बान सलाम। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम नाज़रीन। बहुत सी अपडेट्स हैं पाकिस्तानी हालात हाज़रा में भी और बजट पेश किया गया, इस्तेहकाम पार्टी आ गई, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान थोड़ी बहुत सर जंग का भी आगाज है। एक खेचमतानी का सिलसिला भी जारी है। फिर कराची में कुछ जो समंदरी तूफान है उसकी इतलात हैं। फौजी अदालतों में केस सुने जाए 9 मई में। जो लोग मुलव्वस है और खास तौर पे मास्टरमाइंड इमरान खान के बारे में आज करारदाद पेश की गई कौमी असम्बली में। और भी कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान, इस्लामी ममालिक और दीगर गिरदोनवा में जो वाकयात पेश हुए वो जानेंगे आगा अली मूसी भाई से। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन के जैसे कि इल्म में है कि हम जो अपना सेगमेंट इसके अंदर पूरी कोशिश करते हैं कि जो गिरदोनवा के हालात हैं उनके ऊपर भी जो है फोकस किया जाए, और इसके अलावा जो उम्मत मुस्लिमा के से रिलेटेड खास जुड़ी हुई खबरें हैं उनको भी जो है मुख्तसर करके आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक इस्राइली अखबार का दावा है कि ईरान में लिथियम की खान जो है वो दरियाफ्त हुई है, और ये मुल्क दुनिया की एक अहम सियासी और इक़्तिसादी जो है वो गाड़ी बन जाएगा। मारियो अखबार है, वो कहते हैं कि लिथियम के बड़े वसाइल की दरियाफ्त सिक्योरिटी और इक़्तिसादी मददों के फ्रेमवर्क में मुख्तलिफ इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात से ईरान की पोजीशन को मजबूत करेगी और तेल की मंडी से मजबूत हो जाएगी। काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। इसको यहीं पे रोकते हैं। और इसके अलावा जो है आगे अगर हम आते हैं इस पे जो एटॉमिक मुज़ाकरात के ऊपर ईरान और अमेरिका के अंदर दोबारा राब्ता हुआ और इसकी बात हो रही है। इस पर रहबर इन्क़िलाब आयतुल्लाह सैयद अली ख़amenei ने इस्लामी तालीमात के रूप से जौहरी हथियार के हम हामी नहीं हैं, वरना कोई दुनिया की ताकत हमें एटमी रवानाई से रोक नहीं सकती है। और इसी के साथ जो है वो ताकतवर और खुद मुख्तार अपने मुल्क के लिए ईरान के लिए उन्होंने कहा कि जौहरी तवानाइयों पर तवज्जो देना कि इस पर भी उन्होंने ताकीद की है, मगर जो एक मसला है जिससे कि लोग इंसानियत का कत्लेआम हो जाए, पाकिस्तान के मनाफी इसलिए वो नहीं कर रहे। और अगर हम करना चाहें तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। उससे रिलेटेड जो जौहरी और तवानाई जिससे और चीज़ें मुल्क में चलती हैं उसके लिए उन्होंने ताकीद की है कि वो बहुत जो है ज़रूरी है। थोड़ा सा बारिशों की तरफ जो तूफ़ानी मामला पाकिस्तान में जिस तरह से किया खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में खूब बारिशों से तबाही है, जिसमें 19 अफराद के जाँ बहक होने की खबर है और 146 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा कराची में 13 जून को यानी कल जो है वो शदीद आंधी और बारिश का इम्कान है। बहरे अरब में बनने वाले समुद्री तूफान का जो है वो कराची से फासला जो है वो कम हो रहा है। ये हिंदुस्तान में गुजरात और कराची से जो है वो टकराएगा। इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को चाहिए जो ज़्यादा एहतियात करें, जो कराची शहर की आबादी गुंजान है और ओपन फायरिंग है। इसमें तबाही आती है तो बिजली के तार तो वो जाते हैं, साइन बोर्ड फट जाते हैं, उसमें चलती हुई ट्रैफिक पे गिर जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे जो अलर्ट जारी किया उसमें हम आवाम से भी गुजारिश करेंगे, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, कि लोग अपनी जान की खुद हिफाजत करें और कल एहतियात बरतें। बहुत ही ज़रूरी कोई काम हो तो उसके लिए घर से निकलें, वरना पूरी कोशिश करें कि अपने घरों में महफूज रहें, क्योंकि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हादसात ट्रैफिक चलती है ट्रैफिक के ऊपर बहुत जो है वो बड़े-बड़े हैवी साइन बोर्ड गिरने से पहले भी जो है वो अमवात हो चुकी हैं। तो इस पर ज़रा तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा और आगे आएँगे, इसमें उर्दू में भी जो है अवाम में सर्वे हुआ इसराइल के साथ कैसे होना चाहिए, तो अवाम की अक्सरियत में जो है वो इस सर्वे में इसकी मुखालिफत जो है वो वोट दिया है। और इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे 30वें हफ्ते में दाखिल हो गए। अरब मिजाज शहरियों में नारेबाजी भी की गई और मुख्तलिफ इसराइल के इलाकों में जो है वो बड़ी इसराइलियों की तादाद में सड़कों पर निकल कर मुसलसल एहतजाज रिकॉर्ड करा।
फलस्तीनी वकील कहते हैं कि अरब ममालिक को खतरा ईरान से नहीं है बल्कि सऊदी हुकूमत के साथ है, और फलस्तीनी अवाम के कौमी हकूक और मुस्तकिल हुकूमत की तश्कील की हिमायत करते हैं, ये चीन का कहना है। और जैसे कि बार बार इसके ऊपर बात होती रही है कि ये इसको एक मसला अरबी के तरह में पेश किया गया था, जिसको इमाम ख़मैनी ने इस्लामी मसले में तब्दील किया। और अब आप खबरात देख रहे हैं कि न सिर्फ मुसलमान अवाम मुख्तलिफ ममालिक बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक भी फलस्तीनियों की हिमायत में आगे आ रहे हैं, जैसे कि चाइना की खबर रिपोर्ट किया। अब तो यूक्रेन को देखते हैं, यूक्रेन जंग का बेहतरीन हल है, और इसमें जो है इसके रईसी की फ्रांसीसी हमदर्द से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, और उन्होंने इसको जंग को रोकने और जो इसका बेहतरीन हल जो है हेलीकॉप्टर पर मुज़ाकरात के ऊपर दोनों रहनुमाओं ने इसको तजवीज़ किया। इसके अलावा जो और सारे काफ़ी मामला हैं, तालिबान में सलामती काउंसिल की जो रिपोर्ट है उसको अक्सर मुस्तरद कर दिया है। तालिबान के वली हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने और मुस्लिम ने और उनकी हुकूमत के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल की रिपोर्ट है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। फिलिपाइन में आतिशफ़िशा मायून के फटने के खौफ से हज़ारों अफराद जो है वो घर बार छोड़ने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। फिलिपाइन में वाक़ मायून आतिशफ़िशा से धुआं निकलने और ज़लज़ले के झटकों के बाद आवाम का इंतला शुरू हो गया है। इसके अलावा अमेरिका में पुलिस के हाथों 14 साला एक और स्याफ़ाम नौजवान को कत्ल कर दिया गया है, और इसमें जारी में देखा जा सकता है कि कॉलोराडो के 2 पुलिस अफसरों ने 14 साल नौजवान बिल रिचर्डसन को गोली मार के हलाक कर दिया। उसकी काफ़ी बड़ी तफसीलात हैं जिसमें हम अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। और इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के जो पलटवार का कहा जा रहा था कि जिसमें सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि वो जो है वो काउंटर अटैक करेंगे, और जब जो उनके पास वेपन जा रहे थे उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भरपूर रूस को जवाब दिया जाएगा। खबर आ रही है कि रूस की वजारत दिफा ने ऐलान किया कि रूस की फौज ने मशरक़ी और जनूबी इलाकों में यूक्रेन के फौज के हमलों को पसपा कर दिया है। और रूस की वजारत दिफा का कहना है कि रूसी फौज ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डोनेट्स के जनूब में और ज़ापोरिज़िया के बड़े इलाके में इस तरह मशरक़ी शहर में बखमूत और यूक्रेनी फौज के हमलों को नाकाम बनाते हुए इन्हें मुकम्मल तौर पर पसपा कर दिया। ईरान के मिसाइल की भी जो है वो काफ़ी चर्चा हो रही है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने उसकी रोनुमाई की है, इसके ऊपर भी काफ़ी जो है वो गुफ्तगू जो है वो इस वक्त हो रही है। और मिस्र में सरहदी हादसे के बाद जो है वो सऊदी फौजी जो है कहा जा रहा है कि मिस्र के बॉर्डर पर ड्यूटी देते हुए जो है वो घबरा रहे हैं। और काफ़ी जो इसके अलावा रूस की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके चीफ ने यूरोपीय ममालिक को बाकायदा हमले की धमकी दी है, जो कि बार बार अपने सेगमेंट में कहते चले आ रहे हैं कि इस मामले को फौरन रुक जाना चाहिए। अगर ये जंग फैली तो पूरे यूरोप में फैल जाएगी और हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल इख्तियार कर ले, और ये मामला जो है आगे बढ़ रहा है। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराह बलियोफ ने यूरोपीय ममालिक नेटो अफवाज के साथ खड़ा होने की सूरत में डायरेक्ट जो है वो धमकी दी है। खुफिया एजेंसीज में उनकी आज़ादी स्मगलिंग के हवाले से भी जो है वो खबरें रखेंगे, इसको जो है अगर कोई तजिया पेश नहीं कर सकते, ये कि इस तरह की खबरें आ रही हैं। वैसे पहली फौजी मजीद जो है वो जख्मी कर दिए गए हैं और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। रूसी अखबार का दावा है कि ईरान और सऊदी अरब फौजी ताउन भी करेंगे। ईरान और सऊदी अरब में जब से दोस्ती हुई है तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। वो कहते हैं कि फौजी अखबार दावा किया कि रियासत कई तरफ इशारा करते हुए है, और उन्होंने कहा कि मुश्तरका बहरी इत्तेहाद के क़याम के बाद क्योंकि ईरान ने और एक बहरी फौज की तश्कील की है इलाक़ाई तरक्की के लिए। कहते हैं कि बहरी इत्तेहाद के क़याम के बाद इस्लामी जमहूरियत ईरान और सऊदी अरब के दरमियान फौजी ताउन की बारी आएगी। ये उस पर्शियन अखबार का दावा है। खलीज फारस ताउन काउंसिल का कहना है कि हम ईरान की ताउन के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका ईरान के जो है वो है उसकी जो मुज़ाकरात होने वाले। वाशिंगटन से खबर है कि ईरान के बेहतरीन तरीका सफारतकारी है। एक तरफ इनका कहना ये है कि ईरान जो है वो एटम बनाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसको रोकना चाहिए कि ईरान
जो है वो मना करती हैं, इसमें हम एटम बम गिराने वाली इल्ज़ाम है। तो बहरहाल यहाँ पर ईरान जो है वो इसके ऊपर इन जो इसके साथ जो इसके सफारतदारी हुई, मुज़ाकरात हुए, उसमें वो कहते हैं कि हम इसमें पहले भी शामिल हुए थे और अभी दोबारा भी अगर हमारी शराइत मानी जाती है तो हम इस पे शामिल हो जाएँगे। तो खबरें और बहुत सारी हैं, बहुत काफ़ी हैं, मगर हमने पूरी कोशिश की कि बहुत कम से कम रखें। बकी कब्रिस्तान पर जन्नतुल बकी पर जाने पर पाबंदी जो है कर दी गई है। एक अच्छी खबर है। हज के मौके पर सऊदी हुकाम ने मर्दों को मखसूस औकात में बकी कब्रिस्तान जाने की इजाज़त दे दी और ख़वातीन को मखसूस औकात के दौरान कब्रिस्तान के बॉर्डर पर जाने की भी इजाज़त ज़्यादा नहीं की। हमदोसना के पिछले सालों में मखसूस तौर पर मामलों थी। इस साल की हिदायत पर अमल करते हुए इजाज़त दी गई है। ये अच्छा कदम है और नई के बाद न्यूयॉर्क को फिज़ाई आलूगी के सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर करार दिया जा रहा है। उसमें लोगों के लिए जो है सांस लेना भी जो है वो मुश्किल है कि इतनी जो है वो आलूगी है। इन तमाम और अभी इसके जो है वो खबरें इससे रिलेटेड हमारे नहीं है ज़्यादा दीजिए अपने सेगमेंट को और यहाँ पर रोकेंगे और बार-बार यही कहेंगे कि पाकिस्तान के कराची से तूफान टकराएगा तो लोग अपनी हिफाजत आप करें। हुकूमत पर भी नहीं डाल सकते और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे हम अपना गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो बंद करके मुअत्तल करके अपने घरों में बाहिफाजत रहते हैं। किसी के साथ से नज़र बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी आपकी आवाज़ में थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा था साफ सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मुझे उम्मीद है नाज़रीन तक आवाज़ सही पहुंची होगी। लेकिन अगर आप रीज्वाइन कर लें उतनी देर में, मैंने किया लेकिन उसमें कुछ बेहतरी आई है। नाज़रीन अब क्योंकि वीकेंड के बाद का प्रोग्राम है, कुछ तो खबरें आपने लास्ट ही सुनी होंगी। नई पार्टी का आगाज़ हो गया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जहांगीर तरीन और अलीम खान और लंबी लिस्ट है पुराने लोगों की भी, फवाद चौधरी, फयाज चौहान, फरदौस आशिकावान, आमिर कियानी, मुराद रास, इस किस्म के नाम जो हमारी सियासत में पहले माजी करीब में काफ़ी आगे आगे थे, उनको अब नई पार्टी में हम देखेंगे, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी। उनके सरबराह जहांगीर तरीन जो हैं उनके बारे में 2018 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हम सुनते रहे हैं कि उनका जहाज़ बहुत काम आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कामयाबी थी आज़ाद मेंबरान को उनकी तरफ माइल करने की या जो इलेक्टेबल्स हैं उनको पीटीआई में शामिल करवाने के लिए जहांगीर तरीन ने बहुत ज़्यादा काम किया और उसके असरात हमने देखे भी। लेकिन बाद में कुछ आगे चल के जहांगीर तरीन और इमरान खान के रास्ते काफ़ी अरसे से जुदा हैं और उसके बाद राजा रियाज और कुछ और एमएनएज उन्होंने जहांगीर तरीन का साथ दिया और बिल आखिर अब ऐसा 9 मई के बाद हमने देखा कि एक नई पार्टी की तश्कील अमल में आ गई है। तकरीबन इलेक्शन कमीशन में बताया जाता है कि 268 के करीब रजिस्टर्ड जमातें पाकिस्तान में हैं, लेकिन ये जो जमात है ये कितना उसमें हिस्सा हासिल कर पाएगी, खासतौर पे पंजाब की सियासत में जो 2-3 बड़ी जमातें हैं और इस वक्त जो इसकी ज़रूरत पेश आई है, क्योंकि पास्ट में जब भी हमने देखा कि अगर पीपल्स पार्टी के कुछ ताकत को कम करने की कोशिश की गई भुट्टो दौर में, तो उसके बाद फिर हमने मुस्तफ़ा जतोई साहब हैं और गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब जो हैं या बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो अलग हुए, उन्होंने कुछ ने अपनी पार्टियां बनाई। उसके बाद आपने देखा मुस्लिम लीग के अंदर से भी कुछ टुकड़े बरामद हुए, काफ लीग की सूरत में, नून लीग की सूरत में, जुनीजो लीग की सूरत में, मुस्लिम लीग फंक्शनल की सूरत में, एमक्यूएम के भी बहुत से आगे बच्चे पैदा हुए, हकीकी है और फलां ग्रुप है। एक मौके पे अभी कुछ अर्सा पहले पाक सरजमीन पार्टी जो है वो बड़ी एक गरज चमक के साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब आए थे, लेकिन उसी खामोशी के साथ वो दोबारा अब्ज़म हो चुके हैं एमक्यूएम में। फारूक सत्तार भी उसी एमक्यूएम में मौजूद हैं। अब पीटीआई का ये एक नया हम फेज देख रहे हैं 9 मई के बाद। अब पाकिस्तानी और खासतौर पे पंजाब की सियासत में ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या किरदार अदा कर पाएगी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो, क्योंकि अब बिल्कुल ब्लैकआउट है पाकिस्तान की मीडिया में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम लेना, उनकी तकारीर नशर करना या इवन कोई ऐसी खबर कि जिससे कुछ ये इंदिया नजर आ रहा हो कि पीटीआई अभी भी सरवाइव कर रही है, तो वो वहां पर बिल्कुल
दिखाना, चलाना, बोलना, ये सब कुछ मना कर दिया गया है। लेकिन ये ऐसे ही है कि आप हकीकत को देख के आप अपनी आंखें बंद कर लें और इसी गुमान में हो कि नहीं, जो आप सोच रहे हैं वैसा ही है। ऐसा होता नहीं है। और 2023 जैसे समा में अब वो पीटीवी वाला दौर तो है नहीं कि जहां खबरनामा रात को 9 बजे चला और सब अच्छा है की बुनियाद पे ज़ियाउल हक साहब ने 11 साल हुकूमत कर ली। तो ऐसा बहुत मुश्किल है। जमीनी हकायक आवाम जो है वो सब कुछ देख रहे हैं कि 9 मई के वाकयात को इतना ज्यादा भयानक और इतना ज्यादा मुल्क दुश्मनी करार दिए जाने के बाद जब हम देखते हैं कि वही मुल्क दुश्मन एक 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं तो उनके सारे गुनाह धुल जाते हैं। तो इसमें हम जरूर सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि आखिर क्या वो गुनाह बड़ा था या कुछ और मामला है कि जिसकी वजह से ये सारा एक दबाव क्रिएट किया जा रहा है। और जो दबाव जो लोग सह रहे हैं, जो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी हमारे सामने, और जो अभी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए उनकी अपने फाइलें हैं, उनकी अपनी वीडियोस होंगी, ऑडियोज होंगी, पूरा एक पैकेज होता है हर सियासतदान के ऊपर। जब से वो काउंसलर बनता है तब से वो माशाल्लाह अपने खाने पीने का आगाज करता है। बहुत सी उसकी ऐसी फाइलें होंगी हमारे अहम इदारों के पास, तो वो भाग नहीं सकते कहीं। अगर उन्होंने सियासत करनी है तो फिर उन्होंने सियासत भी दायरे के अंदर रह के करनी है। बिल्कुल इनकलाबी बनना और तेरा बाप भी देगा आजादी और पीछे आपके बोझ पड़ा हो इतनी ज्यादा गबन और करप्शन का, तो ऐसा हो नहीं सकता। वो जो असल बाप हैं वो सीधा करने में फिर इतनी देर नहीं लगाते, और वो बच्चे फिर जो हैं वो मुंह छुपाते फिरते हैं। फवाद चौधरी साहब मेरी मुराद है उनकी, कितने एक ऐसे उनका जो एक दौर गुजरा है, फयाज चौहान, फरदौस आशिक अवान, ये तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो अगर आइंदा सियासत करेगी भी, इमरान खान को भी बहुत सी चीजों से सीखना चाहिए। और पीटीआई के अंदर इस किस्म के जो स्पोक्समैन, ये जो कल्चर है, ये यकीनन जो फरोग दिया इमरान खान ने, ये कोई पॉजिटिव। हम जब भी उनका दौर हुकूमत भी था तो हमें सबसे एक घिन आती थी ऐसे लोगों से, सही पूछे, कि जो ये तर्जुमानी करते थे पढ़ी लिखी पार्टी की, या जो एक दावा करती थी कि नया पाकिस्तान बना रहे हैं। लेकिन ये कहीं कबले मसीह के भी दौर में भी शायद अगर कोई सियासत होती होगी तो ऐसी गालम गलोच और ऐसी घटिया जबान जो फरदौस आशिक अवान, फयाज चौहान या फवाद चौधरी जिस तरह का उनका गैर इंसानी रवैया होता था वो हमने देखा नहीं। तो ये अगर नई पार्टी में ये चेहरे गए हैं तो पता नहीं उनको फायदा हो ना हो। पीटीआई को अगर आइंदा मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ना है तो इनके जाने से, इनकी सफाई से काफी फायदा हुआ है। अब जहांगीर तरीन का बताया जा रहा है कि वो लंदन में है। अब अहम चीज है क्योंकि सियासी जो बिसात है जो वो आगे किस तरह से इलेक्शन में ये धड़े जो हैं वो किसके फायदे में होंगे, किसके नुकसान में होंगे। तो एक तो पीपल्स पार्टी, इस वक्त आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो दुबई में चले गए हैं। कुछ तजियाकार ये कह रहे हैं कि सर्द जंग अभी जारी है नून लीग के दरमियान। ताजा सर्द जंग तो आपने देख लिया आजाद कश्मीर के जिमनी इलेक्शन में। मुश्ताक मिन्हाज जो नून लीग के वहां के उम्मीदवार थे, उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगाया है पीपल्स पार्टी पे कि कायरा साहब और राना सनाउल्लाह भी उनको टफ टाइम ना दे सके, और उन्होंने रेंजर्स वहां पर तलब करने का मुतालबा किया था। लेकिन खुल्लम खुला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने धांधली करवाई है जिसकी वजह से उनको शिकस्त हुई है। और फिर कहीं बताया जा रहा है कि पीसीबी के चेयरमैनशिप जो इस वक्त नजम सेठी साहब हैं, ज़का अशरफ को लगवाना चाह रहे हैं जरदारी साहब। और जरदारी साहब क्योंकि पंजाब में उन्होंने 2-3 दिन पहले डेरे लगाए हुए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे वो जब चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे। यानी काफी एक अंदर ही अंदर कुछ एक रस्साकशी जरूर जारी है, क्योंकि आपको याद होगा ये सियासतदान जो हैं इनके ताल्लुक, इनके भाईचारे ये कोई लामुतनाही दौर के लिए नहीं होते। ये आपने देखा कि जब अपोजिशन लीडर था सेनेट में मामला, तो उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी को बुलाने के चक्कर में ये पार्टियां आपस में फट गई और एक दूसरे को ताने कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। और बिलावल साहब ने कहा कि नहीं जी, हमारे तो खून में इस किस्म की रमक नहीं है, ये लाहौर का एक खानदान है। तो सीधा सीधा इस किस्म की हसास मामला तक भी ये दोनों आपस में दस्तों गिरेबान थे। अब भी आइंदा जब इलेक्शन होंगी, आइंदा का जो सेटअप बन रहा है, अगर जरदारी साहब को लगा कि उनके साथ खेल खेला जा रहा है, तो इस बाज जगहों पे ये भी सुना गया है कि उन्होंने इससे अपनी नाराजगी का भी इजहार किया कि जो लोग खेलने वाले हैं उनसे भी, कि क्योंकि पीपल्स पार्टी इस नून लीग की कमजोरी और 9 मई के बाद काफी
पंजाब में गेन कर रही थी, वो पंजाब में अपनी जगह बना रही थी। जनूबी पंजाब उनकी पहले भी मुल्तान से लेके आगे भावलपुर तक काफी अच्छी उनकी पोजीशन रही है, लेकिन 9 मई के बाद जो टूट फूट का मामला चल रहा था, उसके बाद पीपल्स पार्टी काफी लग रहा था कि उस खला को पुर करने में कामयाब होगी। लेकिन जब से ये इस्तेकाम पार्टी वजूद में आ गई है, और आपको याद होगा ओन चौधरी हो, अलीम खान हो और जहांगीर तरीन हो, उनकी मुलाकातें रही हैं लंदन में नवाज शरीफ के साथ। और अता तारड़ इन दिनों जो उनके स्पोक्समैन, उन्होंने ये तक कह दिया कि आइंदा इलेक्शन में इस्तेकाम पार्टी के साथ उनका इल्हाक भी हो सकता है, या पार्टी के ऊपर एडजस्टमेंट भी हो, सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट हो सकती है। तो सीधा सीधा ये नुकसान पीटीआई को तो है ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी वो नजर आ रहा है, जिससे जरदारी साहब नाला है। तो ये मुस्तकबिल करीब में थोड़ा हम देखेंगे कि ये ईंट से ईंट टकराने का ये जो मामला है, ये अंदर खाना सियासी जमातों में और खासतौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी में काफी शिद्दत अख्तियार कर सकता है। रही बात फौजी अदालतों की, तो ख्वाजा आसिफ साहब और नून लीग की बका इसी में है कि इमरान खान को बिल्कुल पाबंद सलासल कर दिया जाए। फौजी अदालतें हों, दहशतगर्दी की अदालतें हों, कुछ भी हों, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया जाए, लंबी सजाएं सुनाई जाएं और फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लेके जाएं। हैरत की बात है कि 9 मई के बाद भी 1 महीने से ज्यादा अरसा हो गया, अभी तक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान जाने का वो रिस्क नहीं ले रहे। इसकी क्या वजूहात हैं? एक कानून भी आ गया था कि सुमोटो एक्शन के बाद जो फैसलों पर अमल दरामद हुआ, उसके ऊपर अपील की जा सकती थी। यानी पनामा लीक्स का जो फैसला था नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के खिलाफ, जो एक अलग मामला, नाअहली को उन्होंने चैलेंज कर सकना था, लेकिन उसके बावजूद बाद में अभी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि कोई उनके लिए जो फील्ड वो चाह रहे हैं, वो उस तरह की फील्ड उनको नहीं मिल पा रही। मरियम साहिबा कुछ इक्का दुक्का जलसे कर रही हैं, लेकिन मामला यही है कि अब नवाज शरीफ साहब जाएंगे तो तब कहीं जाके नून लीग वैसे कम बैक कर पाएगी। बजट का ऐलान किया गया, 30-35% तनख्वाहों का भी इजाफे का ऐलान किया गया, लेकिन बहुत से तजियाकार जो इस मुआशी सूरत हाल को ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो बताते हैं कि जिस कदर बुलंदबाग जो ऐलानात किए गए हैं, उतना तो पैसा ही नहीं है, कि जिस तरह से अब नहीं लगता कि जितनी फीसद तनख्वाहें वहां पे बढ़ाई गई हैं, उन तनख्वाहों को देने के लिए भी पाकिस्तानी खजाने में कुछ माल पड़ा है। तो ये भी सवाल उठ रहा है। कुछ तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन जो हैं वो इस साल होंगे, क्योंकि शायद 68 अरब रुपए इस बजट में मुख्तस किए गए हैं इलेक्शनों की मद में। लेकिन फजल रहमान साहब हों, इबन इसहाक डार साहब हों, उन्होंने कहा कि जी हाँ, आइन उनकी जरूर इसमें एक लचक मौजूद है कि अगर हालात साजगार ना हो इलेक्शन के लिए, तो इलेक्शन कुछ अरसे के लिए मौखर भी किए जा सकते हैं। तो ये भी कहा जा सक रहा है कि शायद ये कौमी असम्बली के इलेक्शन जो हैं, जो वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में हो जाएं, ये भी ना हो। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। सस्ता रूसी तेल, इसके बड़े चर्चे रहे हमारे मीडिया में, वो कि बहरी बेड़ा आ गया, जहाज आ गया, और पता नहीं अब कितना तेल इसमें सस्ता होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये मीडिया में चर्चे थे। और मुसीब भाई जैसे कह रहे हैं कराची में जो समंदरी तूफान और लोगों को एहतियात करने का, लेकिन बहुत से लोग, मुसीब भाई, हम वह है ना कि जो तूफान या जो एक खतरा है, बहुत से लोग साहिल पे पहुंचे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि अभी ये तूफान आया नहीं, वो टाइम देख रहे हैं, वो तूफान को आमने सामने उसको देखना चाह रहे हैं। तो एक हमारा पाकिस्तानियों का मिजाज ये भी है कि जिस चीज से मना किया जाए उससे आगे बढ़ चढ़ के उसमें शामिल होते हैं। तो बहुत से मन चले या बहुत से जो लोग हैं वहां पे साहिल समंदर पे इंतजार कर रहे हैं तूफान का, कि भाई अगर तूफान समंदरी लेट है तो पाकिस्तान के किसी तो अंदरूनी कोने में गुजर जाएं, या वहां पर आप देखें, वहां पर तूफान ही तूफान है, मुआशी तूफान है, गुर्बत का तूफान है, एक भूख का तूफान है, मुआशी या मुआशरती और सियासी बेरारवी का तूफान है। तो ये तूफान तो है ही है, तो उस तूफान को लोग काफी लाइट ले रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। कॉल्स लेने से पहले मैं चाहूंगा मुसीब भाई आप भी इस पर बात करें। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा, यकीनन बहुत सारे लोगों को जो है वो खुदकुशी का शौक होता है, वो एक अलग बात है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां बनती हैं। उस पूरे एरिया को मैं समझता हूँ क्लिफ्टन तक, डिफेंस से लेके क्लिफ्टन तक पूरा कार्डन ऑफ कर देना चाहिए। और जैसे पहले कहा जा रहा था कि 40 फीट ऊंची लहर है, और अगर वो जोर टूटता है तब भी 10 फीट ऊंची लहर है। तो पहले तो सेंट्रल तक पानी के हमने कहा गया था, मगर ये कि वो अच्छा खासा सेंट्रल तक, सदर तक पानी की जरूरत आएगा।
تو لوگوں کو ان کی ثوابدید پہ نہیں کرنا چاہیے. جو علاقے حساس ہیں مسئلے گڈانی وغیرہ کے، بھوسبے کے، آپ کا کلفٹن ہو گیا، آپ کا سی بی ہو گیا، ڈیفینس ہو گیا، کورنی ہو گیا، ان تمام علاقوں کو یہاں پر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر وہ بعض دفاعوں کو لاگو کریں جو قانون کے مطابق ہیں، لوگوں کی نسلی حرکت کو وہاں پر ممنوع کر دیں. کیونکہ جب اس چیز ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مشکل ہو جاتی ہے کہ کسی کو ریسکیو کرنا. ہمارے عوام تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ مطلب وہ ایسے کچھ لوگوں سے کیا کیا سکتا ہے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے. مگر یہ کہ بعض ذمہ داریاں حکومت کی ہیں اور بعض لوگوں کی اپنی خود کی ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ جس طرح سے آندھی آتی ہے یہ تمام چیزیں تو سائن بورڈ جو ہے جب گرتے ہیں چلتی ہوئی ٹرین تو بہت بڑے بڑے حادثے رونما ہو جاتے ہیں. صحیح اور بات. جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس میں وہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ غیر ضروری کاموں کو ترجیح نہ دیں. کیونکہ تو عموماً جس طرح سے درد ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں تو آپ گھر میں رہتے ہی ہیں نا، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ چند سیکنڈ میں اگر کسی کی جان چلی جائے اس سے پورا خاندان متاثر ہو جائے اور سالوں اس کا جو ہے فیملی کے اوپر رکھے تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو آپ سیاسی حوالے سے اس میں ساری چیزیں جو کچھ یہاں پر اس وقت ہماری پیش کی گئی ہے تو اس میں مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس میں عوام کی فلاح و بہبود کا پرچم ہے. چاہے وہ نئی پارٹی بن جائے، پہلے کانگریس پارٹی بن گئی، پی پی بن گئی، تو جو بن گیا، تو جو گروپ بن گیا، تو آپ بن گئی، تو نون بن گئی، تو انسٹاگرام بن گئی. یار مزید اور بن جائیں اس کے اندر سارے لوگ جو ہے وہ مختلف چلے جائیں، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں عوام کو ریلیف ملنے کا تو کوئی پیکج اناؤنس ہو ہی نہیں رہا ہے حکومت کی جانب سے، یا جس کو آپ سو کالڈ حکومت کہیں یا اس کے پیچھے جو اصل حکومت ہے اس سے ہمارا مطالبہ یہی ہے. عوام کو جو ریلیف دے گا وہ اصل حاکم ہے اور کام بھی حکومت کا یہی ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے حکومت میں آنے کے بعد اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا، دوسری سیاسی پارٹی کو کچل دینا، سیاسی فنڈ اسٹورنگ کرنا، اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو غربت کے بچوں کے پیچھے پسے ہوئے لوگ ہیں جن سے 2 وقت کا اپنا ٹکٹ نہیں چل پاتا ہے، جن کے بچوں کو اسکول چھوٹ چکے ہیں، جن کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے، جو پچھلے سال سیلاب سے متاثر ہوئے تھے آج تک ان کی بحالی نہ ہو سکی، اس کا تو کوئی اس پیکج کا کوئی ذکر کہیں پہ ہے ہی نہیں. اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے. مہنگائی کیسے کنٹرول کریں گے، ڈالر آپ کا ایپل کرتا جا رہا ہے، آپ دیکھیں اس وقت کام کر کے آ گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو اب اصل خبر تو میں سمجھتا ہوں خبر یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر لوگوں کی فلاح و بہبود کی بات ہو. ہم یہاں پہ جتنی خبریں دے جاتے ہیں اس میں کبھی پر بھی کام کر جاتے ہیں اس بات کو کرنے کو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر کوئی کام کرے. تو وہ کوئی پاکستان سے نکل کے صحیح خبر جو ہے وہ اس حوالے سے ہاں نہیں ہے. ابھی ان باتوں کے اوپر تجزیہ انسان کیا کرے. وہی ہے جیسے بالکل اینٹی صحیح. بن گئی. صحیح. کالس کا آغاز کرتے ہیں. پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی علی، بہت بہت سلام. چودھری ارشد مانچسٹر سے. جی چودھری ارشد صاحب مانچسٹر سے، ویلکم. کارڈنگ میری پورا ہفتہ انتظار کرتا ہوں آپ دونوں بھائیوں کا. تو جی مہربانی. جب میری پوری بات سن کے بے شک کارڈ دینا. جی ضرور. اسٹارٹ اس سے کرتا ہوں میں میرے بھائی کے مافیا لیگ بنی ہے 2. ٹھیک ہے. نواز شریف دس سے مافیا لیگ 2 ہوں. جو ان کے منہ کی بات ہے، میری کی نہیں ہے، صحیح. لوگوں کی بات ہے. یہ آپ کے میڈیا پہ بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہے جنید ترین کے بارے میں، علیم خان کے بارے میں. تو ماشاءاللہ ہمارا پاکستان بہت اچھی سمت پہ جا رہا ہے، اچھے اچھے لوگ لے کے آ رہے ہیں، اچھی چیزیں بنا رہے ہیں. صحیح. کہنے کی بات اگر آپ نے پاکستان کو جو یہ ہمارا بہت اچھا ملک ہے اسلامی نام پہ بنا تھا اگر بچانا ہے آپ نے، سمپل سی بات ہے، کوئی زیادہ میں نہیں کروں گا. ڈیپ ڈاؤن جاؤں تو بہت ساری چیزیں ہیں. جب آپ کا بنگلہ دیش آپ سے چلا گیا کیا آپ نے کر لیا؟ ابھی بھی آپ سے آپ اس سے جو ڈیل کرتے ہو، بزنس کرتے ہو. کشمیر کا انہوں نے 375 اسکواش کر دیا، ابھی بھی آپ انڈیا سے ڈیل کرتے ہو. آپ ٹماٹر ادھر سے لیتے ہو، اونین ادھر سے لیتے ہو، سارا کچھ بیک ہینڈڈ کرتے ہو. یہ رفش اس زمانے میں سچی صدی میں نہیں چلنی چاہیے اگر آپ نے اپنے پاکستان کو کہیں لے کے جانا ہے. صحیح. تو رہ کی بات کھوڑ معاشرت کی جو آپ عدالتوں میں لے کے جا رہے میرے بھائی،
सिंपल सा मेरा सवाल है, अल्लाह ताला करे कि अगर वो कौम के मेरे वो सिपाही हो, मेरे भाई जो फौजी जो सच्चे दिल से अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मेरी उनसे अपील है अदालत में लेके जाओ। किसको लेके जाओ? मरीम नवाज को, अता तारड़ को, जुवैद लतीफ को, इस आर्मी चीफ को आप लेके जाओ कोर्ट में। और जितने भी जो केयर टेकर थे पंजाब में, के में आईजी, क्यों नहीं उन्होंने दफा किया? अगर आप बोलते हो है न्यूक्लियर कंट्री सो कोल्ड फ्रंट ऑफ मी, आप दावा बहुत करते हो, बड़ा मौत बड़ा मुंह छोटी बात बहुत मुंह बोल के करते हो, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, यानी बड़े लोग कटल, वी विल फिल वी विल डू एवरीथिंग। यार इनको करो कोर्ट मार्शल में लेके आओ, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। किसने किया? किसने दफा नहीं किया? किसने इदारे नहीं बचाए? ठीक, फिर भी अपनी अपने काली कहानी अपनी अपनी कोई काम कर रहे हैं, डीआईजी कर रहे हैं, डीआईजी कर रहे हैं, एसएचओ कर रहे हैं। किधर थे उस दिन वो लोग? और जिसकी माँ बहने हैं, हम मुसलमान हैं, जो भी आप लोगों ने अडाला जेल में डाली है, दिस इज तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, बदलू को लेके जाओ यार, बेटियों बहनों को आपने ढका हुआ है। कितने दिन हो गए 9 मई से आज तक? वो चारियों ने उन्होंने एक्सेप्ट किया अपना क्राइम, उन्हें बाकी तो एक्सेप्ट कर भी लिया। कहीं तो कहीं आपने वो किया उनको, आपने उनको 25 मई लास्ट ईयर 22 में गोलियां मारी है। जब वो आ रही थी एहतजाज करने के लिए, आपने क्या किया? आपने सीधी गोलियां मारियां, टीयर गैस फेंकी उन पे। आपने खुद इमरान खान ने नहीं उनको बोला, आपने उनको इतनी नफरत डाली है, मार के वो उनके पास बेबस हो गई है। ठीक है सर, चले पॉइंट ऑफ व्यू आ गया अरशद साहब आपका, बहुत मेहरबानी। और यकीनन नाज़रीन, ये तहकीकात का जो एक मुतालबा है, बहुत अहम नाम, खास तौर पे एतजाज अहसन साहब तो पूरा बता रहे हैं कि उस वक्त ठीक है, जिन लोगों ने इस किस्म का काम किया है उनको उसकी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, इतना बड़ा। और फिर तहकीकात, या मुझे फिर वो सारा तहकीकात और वो एक जो जुर्म है वो कैसे खत्म हो जाता है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से या एक जमात से अलहदगी करने पर वो अगर खत्म हो जाता है तो और ज्यादा रोना भी आता है, हंसना भी आता है कि ये क्या मजाक है कि इस कदर संगीन जुर्म जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों का माफ हो रहा है। और फिर अगर चंद बड़े लोगों के माफ हो रहे हैं तो उन गरीबों को जो 7-8 हजार के करीब बताया जा रहा है कि जो बहुत ही इस गर्मी में वहां पर जेल में बंद है, और पुलिस वालों को तो कोई दफा 144 या हमारे यहाँ कोई ऐसा एक कानून ना बन जाए। कोविड के ऊपर लोगों ने बताया कि वहां पर पकड़ धकड़ के नाम पे दुकानों वालों से लोगों से पैसे लिए जाते रहे कि जिन्होंने पैसे दे दिए दुकानें खोल दी। अब ये कानून भी बनाया जा रहा है कि शायद रात 8 बजे दुकानें बंद करने का, लेकिन जिन्होंने या जिन शादी हालों ने कुछ माल दे दिया तो वो बेशक सारी रात खोली रखें। और ऐसे मामलात में तो पुलिस वालों को तो बस उनकी तो चांदी हो जाती है कि बस जिसको चाहे रगड़ा दे दिया और उनके लिए उनकी मंथलियां और उनके लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये खुदारा अगर पाकिस्तान को चलाने वाले ऐसे लोग, अगर बड़े लोग माफी मांग के उनकी निजात हो रही है, तो छोटे आम कारकुनों को जो बहक गए या जो इस तरह से भी वो आगे पहुंच गए उनको भी माफी तलाफी कर दो, और जिनको वाकई लगता है आपको कि ये मुजरम है तो उनको सजा दें। ये तो हर कोई जो है इसके लिए दो राय नहीं रखता। जी मुफ्ती साहब, फ्री ट्रायल होना चाहिए ना, वरना अदालत का क्या काम है? अदालत का काम यही है कि फ्री ट्रायल करें। अगर किसी ने वाकई में सरकारी इमलाक को जलाया है और उसके अंदर नामजद है, वो फुटेज आई है, तो सजा मिलनी चाहिए। वो मुजरिम पाकिस्तान का है, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत का मुजरिम कोई नहीं उसमें, इसमें मुजरिम वो रियासत पाकिस्तान को बताया जाएगा। मगर इसके अलावा शख्स के अंदर या सियासी पार्टी से ताल्लुक होने की वजह से इतनी गर्मी के अंदर खुला वजह के अंदर रखना, और फिर जिस तरह से जेलों में, थानों में हमारी सहूलियात करने के लिए वो भी कौन नहीं जानता, तो ये बड़ा गैर इंसानी चीज़ है। इससे मजीद नफरत में इजाफा होता है, फ्रस्ट्रेशन आवाम में फैलती है, लोगों को लोग ताज़े होते हैं, लोगों के अंदर जो है एक अजीब किस्म के एहसास जन्म लेते हैं। जो मामला है उस मामले को मामले फहमी के तहत जो है वो हल करना चाहिए, उसका तदारक करना चाहिए। और कई केस है, कोर्ट का काम है कि वो इसको इसकी तफ्तीश, पूरी फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर है, जब पब्लिक के हाथ में बैठ रही है तो कोर्ट में क्यों नहीं पेश हो सकती है? उसमें करें। बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही। और नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिए। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यकीनन उनको सबसे पहले तो यही एक ख्वाब है हम सब का, जो हम यहाँ बैठे होते हैं, कि काश हमारे पाकिस्तान में भी अदल व इंसाफ हो, कानून की हुक्मरानी हो, रोज़गार के वसाइल हों, खुशहाली नज़र आए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ अब जो हुकूमतें हैं या जिस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है, अपनी गलतियों से जब तक हम सबक नहीं सीखेंगे तब तक तो ये मामला ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे ही मामला अगर कामयाब होता फिर तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाते। लेकिन कोई भी ग्राफ उठा के देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान तनज़्ज़ुली ही की तरफ है तो फिर हमें भी अपना जो एक तरीकाकार है उसको बदलना चाहिए। एक पार्टी जो है वो उसको इस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, ये सबसे हम पूछ सकते हैं। माजी के 20-30 साल आप देख लें, कोई भी पार्टी, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे उससे पहले पीपल्स पार्टी हो, ऐसी पार्टियों को ख़त्म नहीं किया जा सका। और अब तो इस दौर में आपको हकायक जो हैं वो वाज़ेह तौर पे अवाम के सामने लाने होंगे। और ये सारा तरीकाकार अभी भी जो फौजी अदालतों का कहा गया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो खुद देखें कह कौन रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की असम्बली में तकरीर ऐसी है कि जो अभी तक शायद ही किसी 9 मई से ना पहले कोई ऐसी तकरीर हुई है हमारी पाक फौज के खिलाफ, और ना बाद में हुई है जिस तरह से उनकी तकरीर थी। तो ये सिर्फ एक दूसरे को खत्म करने के लिए सियासी तौर पे ये क्या पहलवानी है आपकी? एक सियासी एक अखाड़ा होता है ना इलेक्शन का, तो उसमें आपकी क्या बहादुरी है कि आप अपने मद्दे मुकाबिल को ही पहले डिस्क्वालीफाई कर दें और कहें कि हाँ मैं अकेला भागूंगा और फर्स्ट आऊंगा? तो इसमें क्या आपकी ये बहादुरी या मर्दानगी हुई? तो अभी तक इलेक्शन का कोई दूर दूर तक पता नहीं है, बल्कि पंजाब के इलेक्शन तो दूर की बात रहेगी, आइंदा इलेक्शन के बारे में भी अब ये खदशात का इजहार शुरू हो चुका है कि हाँ जी, कुछ भी सूरत हाल अगर इमरजेंसी की हुई तो एक करारदाद के जरिए या कोई छोटी सी कानून साजी के जरिए इसी असम्बली को 1-1.25 साल के लिए ये मजीद आगे पहुंचाया जा सकता है। तो कोई बैद नहीं है, इनसे कोई हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि कोई इखलाकी या कोई ऐसा काम होगा कि जिससे ये कहेंगे कि हाँ नहीं ऐसा करेंगे तो शायद इनको कोई शर्म आए। शर्म वाली बात इस हुकूमत को बहुत ज्यादा दूर दूर तक उनके पास नहीं है। जी, तो मैं कॉल ले लूं एक। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बरान लगे अली भाई ने बात किया। सब लोग कोर्ट आपका कहाँ फंक्शन है, कोर्ट आपके काम नहीं कर रही, वो अब बाज हो चुके हैं, उन्हें कोई काम करने नहीं दे रहा। ये उनको कोई भी ताकत अपनी मर्जी से रूल ऑफ लॉ से काम करने नहीं दे रहा। ठीक, ये आज की बात नहीं है, पिछले 4 साल से काम करने नहीं दे रहा कोई भी उनको। वो जब भी जाए प्लाटलेट नीचे ऊंचे होके आपको बेलें मिलती है, जा रहे हो। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान फॉर मैनी सेंचुरी। भुट्टो का क्या हुआ? भुट्टो की फैमिली थी इसलिए उसकी पार्टी चली। उन्हें पता है जो आप बात कर रहे हो ना, इमरान खान का ना बेटा ना बेटी ना कोई भी उसकी पार्टी को रूल करने वाला उसके बयान नहीं है। एक बीबी है, शायद वो करे पर मुश्किल है। ये बहुत अंदर है पाकिस्तान में, जो बहुत बड़ा सिनेरियो ये क्रिएट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है ये जो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं। बाकी अगर आ जाए माफिया चलेगा, जो रूल ऑफ लॉ होगा तो इलेक्शन हो जाता। 90 डेज में क्यों नहीं हुआ? तो माने नहीं मानते वो जज जो है, जो भी गोलियां दे रहे हैं मेरे नजर में। आज जज अपनी क्यों नहीं वो अप्लीमेंट कराते, क्यों नहीं अपनी हियरिंग देते? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या आपका सही रूल ऑन कर रहे हैं। ठीक मेरे ख्याल ठीक। में ना तो आपका जुडिशरी सिस्टम आज तक काम कर रहा है, कुछ भी नहीं हो, खत्म हो गया, कुछ नहीं मिलेगा इस पाकिस्तान से। स्वाद अदालत के स्वाद बेइज्जती के पहनों को उठाओ, जेलों में डालो। सही है, सही है। बस यही बात है ना कि काश अदालतें हमारी बाज कुछ ऐसे फैसलों से नजर आता है कि हाँ अदालतों में कुछ काम हो रहा है और कानून की या आइन की बालादस्ती के लिए जजेज जो हैं कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने देखा ना कि पास्ट में भी जजेस के आगे बेटों की आपने देखा, इफ्तिखार चौधरी का बेटा हो गया, साकिब निसार साहब का बेटा हो गया, उनकी ऑडियोज आ रही हैं या उनकी हमने मुख्तलिफ सरगर्मियां देखी हैं कि किस तरह से आगे से वो डीलें करवा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये एक अफसोसनाक बात है। अगर अदालतें काम कर रही होती तो फिर इस किस्म के हालात हमने ना देखने होते। अस्सलाम वालेकुम।
फरूक भाई, मैं नवाज भट्ट का अर्शद कर रहा हूँ। जी मेहरबानी भट्ट साहब। तो सबसे पहले हमारे आगा अली मुस्तफा भाई, मैंने हमारे प्यारे भाई हैं, इनकी इस्लामी अकीदत मेहरबानी। बात यह है कि आपने जिक्र किया है कि मरोड़ा कमाड़ी वगैरह जो इलाके हैं ये समंदर के कराची के, और बड़ा जो वो बिल हमारे अवाम इंतजार कर रही है कि कब अजाब आता है। इसको अजाब कहना चाहिए। ये जो तूफान, लहरी तूफान आएगा, ये एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं कंडेम करता हूँ, इनको हया आनी चाहिए कुछ के ये क्या तुम इंतजार कर रहे हो। अल्लाह के अजाब से डरो, बल्कि तौबा करनी चाहिए इनको। वो खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं, कब ये अजाब की निशान, अजाब आएगा इनको। ठीक है, बच्चे अजाब से। तो बात ये है कि मुल्की सियासत की बात कर लें कि अब वतन जी की सियासी और माशरती सूरत हाल देखकर दुख होता है रोज बरोज। और अब तो सैलाबों की वजह से मजीद गरीब अवाम पर मुसीबत और परेशानी नाज़िल हो गई। मुल्क में अल्लाह रहम करे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न होना न सिर्फ ये खुद साख्ता सियासी लीडरों की वजह से है। इनको इक़्तिदार से इतना प्यार हो चुका है कि इनको लोगों की गुर्बत से कोई वास्ता नहीं, कोई मगाई से तलक वास्ता नहीं। जिनके पास अरबों के हिसाब से पैसे हैं, इनको क्या जरूरत है तबसरा करें। और अब मुल्क का ये हाल है भाई फरूक, ना कानून ना आइन, ये बगैर आइन के चल रहा है पाकिस्तान। किधर चला गया आइन? उसके बाद 90 डेज चला। अब मुल्क का ये हाल है कि ना कानून ना आइन, जो कह लीजिए हर तरफ लाकानूनियत, लॉलेसनेस, जंगल का कानून, जंगल ऑफ लॉ, और जिसकी लाठी उसकी बैल। मौजूदा करप्ट और गैर मुंतबे हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे लंदन में, फ्रांस में भी शुरू हो चुके हैं, हल्के फुल्के मैंने देखे हैं। और वो जो आपने जिक्र किया था कि हमारे सिपा सलार साहब जो है माशाअल्लाह, वो तो रूल्स था, ये हमारे फ्रांस में नहीं था, बहुत दूर है, 200-250 किलोमीटर दूर है। आपने पूछा था कि आपने नहीं मदादा फरमाया, नहीं मैं लगा करे, मैं मदादा नहीं फरमाता ऐसी बातों पर, लेकिन वो दूर ठीक है भट्ट साहब, 250 किलोमीटर दूर है। अच्छी बात, दूर ही रहे सर, दूर ही हो। अल्लाह करे ये सारी चीजें आपसे हम सब से दूर रहें। आमीन, बिल्कुल सही। पाकिस्तानी अवाम यही मुतालबा करते नजर आते हैं कि मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं। बार बार पाकिस्तान अफवाज, जो बहादुर कहते हैं, बहादुर अफवाज, अदालत उज़्मा और खुद साख्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फौरन और जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं। ठीक है, इनकी कोई कुछ सुन नहीं रहा। शायद अवामी खूनी इनकलाब का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बस नहीं, खूनी इनकलाब तो खैर बहुत, उसकी लीडरशिप जो है वो बहुत ज्यादा माने रखती है। हमने देख लिया लीडरशिप में, ये अभी जो एक इनकलाब था, ये फायदा भी, कहते हैं ना कि अल्लाह के हर काम में हम देखते हैं कि बेहतरी होती है। अब ये भी बेहतरी ही है। अब पीटीआई इमरान खान को, जिन्होंने खोमेनी से तशबीह देना शुरू कर दी थी, या वो मदीना की रियासत के बहुत बड़े कोई फॉलोअर बने हुए थे, तो ये भी एक बेहतरी हो गई कि इमरान खान को भी इमरान खान ही की तरह डील करना चाहिए। उनको इसी से तवक्कुआत रखनी चाहिए कि उनसे भी सैकड़ों गलतियां हुई और अपनी ही गलतियों की वजह से आज वो इस मकाम पे हैं। तो इनकलाब और इस किस्म के जो, जिस तरह ईरान की हम मिसाल देते हैं, उसके लिए तो हमें शायद हमारी जिंदगियों में ऐसी हमने लीडरशिप पाकिस्तान में तो नजर नहीं आ रही। जी सर, हमें कौम है नहीं ना, हमारे यहाँ लिसानियत है, हमारे यहाँ सुबाइयत है, हमारे यहाँ ये सारे चक्कर हैं ना। तो अब वो इसमें किस तरह से हो सकता है कि एक जबान हो, एक कौम हो, एक नजरिया हो तो कौम खरीद हो जाती है। वो हर 25 मील के बाद तो कुछ और जबान बोली जा रही है, अलग कल्चर है, मजहब अलग है, 50,000 फिरके, सबके जो है वो ड्रेसेस अलग। क्या वहां पर आप क्या जी, बल्कि इसमें लीडरशिप जो है वो भी सिंसियर नहीं है ना किसी के साथ भी। अब ये जो पहले जो बड़ी जमातें आपस में देख लिया 30-40 साल जो एक दूसरे को सड़कों पे घसीट रहे थे, वो कहाँ की उनके वो अफकार, उनकी वो तरजीहात, वो उनके जो दावे थे, वो किधर गए। तो जब वो आपस में इस तरह कर सकते हैं तो फिर आगे चल के अवाम क्यों इनके लिए जाने दे। हम तो पहले भी, ये 9 मई तो अभी पिछले महीने की बात है, हम पहले अपने हर प्रोग्राम में बात कर चुके हैं।
हर सियासी पार्टी के कारकुन के लिए हम ये बात कर चुके हैं कि खुदारा इन लोगों के लिए इतने हसास, इनके लिए इतने जज्बाती कि आप इनके लिए जाने तक कुर्बान करने के लिए आप आमादा हो जाएं, तो इस काबिल नहीं है। ये आपका पसीना डिजर्व नहीं करते तो जान तो दूर की बात है। तो पहले ये आपसे सिंसियर तो हों, इनके बाल बच्चे तो आपके साथ आए और इनको तो पता चले कि ये जेलें कैसे होती हैं, सरकारी स्कूल कैसे होते हैं, सरकारी अस्पताल कैसे होते हैं, वहां पर बेड लेना कितना मुश्किल है। तो जब वो ही नहीं है तो ये हमारे कैसे तर्जुमान हो सकते हैं? तो ये अगर आपसे खेलते हैं तो आप भी इनके साथ खेलें, आप भी इनके सामने अपनी डिमांडें पूरी करवाएं जब ये आपके कुछ दस्तरस में आ जाएं। और ये काबू उसी वक्त आते हैं जब इलेक्शन आते हैं। तो एक और कॉलर हम शामिल कर लें, उसके बाद बात जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब, मेहरबानी। बात यह है कि सुनने में आया है कि पाकिस्तानी अवाम ने 9 मई को कोई दरवाजा, खिड़की, टीवी तोड़ दिया है, लेकिन किसी इंसान को दूर की बात है किसी खोते को भी जख्मी नहीं किया। हाँ ये भी है। जानवरों की पार्लियामेंट को टीवी टूटने का बहुत दुख है। वैसे इंश्योरेंस नहीं कराई गैरतमंद ने। अल्लाह हाफिज। सही सही, ठीक है, शुक्र है, चले कोई जानी नुकसान उस सेंस में, लेकिन जो जानी नुकसान का दावा पीटीआई हमेशा से कर रही है, खासतौर पे पीटीआई के चेयरमैन जो हैं इमरान खान, वो 25 शहादतों का उन्होंने उसके बाद से बातें कर रहे थे, लेकिन अभी तक मुझे भी नजर नहीं आया, हमारे मीडिया में उन 25 शोधा के नामों का पता नहीं है, उन 25 शोधा की कब्रों का पता नहीं है जो 9 मई में पीटीआई के कारकुन शहीद हुए। तो ये दावा इतने बड़े एक मनसब पे एक पार्टी का चेयरमैन जब ये बात कर रहा हो कि जी तहकीकात हो, यहाँ तक तो हम भी इसमें साथ हैं कि ये क्या पुलिस कहाँ थी, वो वहां पर जो भी वहां पर बैरियर लगाने वाले थे वो किधर थे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो चेयरमैन साहब कहते हैं पीटीआई के 25 उनके कारकुन शहीद हुए हैं, तो ये अभी तक उनके नाम पते, एक जिले शाह जब शहीद हुआ पता चला कि उसकी जो वजूहात थी या जो भी है उसके लिए एक शोर उठा, लेकिन 25 लोग शहीद हो गए और वो बात ऐसे कर दी जाती है जैसे हम कोई ऐसी तो खेल की खबरें नहीं सुनाते, हम सीरियस होकर बात करते हैं, जैसे खान साहब 25 लोगों की शहादत की बात करके और जुमला आगे कर देते हैं। 25 लोगों की शहादत है तो एक पूरा खिताब अभी भी वो कर रहे हैं खैर सोशल मीडिया पे, तो उनको तो 1 घंटे की तकरीर उन्हीं 25 लोगों के एक एक नाम लेके, पता लेके, उनकी गली मोहल्ले का बता के उनका ऐलान करना चाहिए, तस्वीरें दिखानी चाहिए कि ये मेरा कारकुन था, ये शहीद हुआ, ये इस जगह पे हुआ, ये इस जगह पे हुआ। 25 नाम ले लिए और ये बस कोई मजाक थोड़ी है कि आपने 25 लोगों की शहादत का कह दिया और वो है नहीं है। अब इसके लिए ये तो आप इससे अंदाजा लगाने के कितना एक सीरियस मामला आप हमारे लीडर जो भी हैं वो उसको किस तरह से देखते हैं। 25 लोगों का वो अपने लिए एक दबाव के लिए जरूर यूज करते हैं वर्ड, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इसके लिए उनको कोई प्रूफ दिखाना है, उनको कोई हकायक जो है लोगों तक पहुंचाने। तो ये अभी तक आपने भी अगर कुछ सुना मुझसे साहब, 25 का तो सुना है, लेकिन वो कहाँ है, कौन है, ये अभी तक हमने नहीं सुना। एक कॉल ले लो फिर इस पर बात जारी है कि हमारी लीडरशिप में भी वो एक सिंसियरिटी या एक जो क्लीन एक माइंड होना चाहिए वो अभी भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम इमरान साहब, जी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरी तरफ से अली भाई को भी सलाम अलैकुम। जी पहुंच गया आपका सलाम। जी सलाम। मैं थोड़ी बजट पर बात करना चाहता हूँ। बजट पे बात करें, बजट पे बात करें। हाँ जी, ये कैसा बजट इन्होंने दिया है कि सारा पैदा या इजाफा सरकारी और सरकार को ही लगा दिया है। अच्छा, कोई सस्ती चीज कोई सस्ती नहीं हुई सियालकोट में इमरान साहब? ना और साथ ही चीजें महंगी हो गई हैं। अच्छा, चीनी, पत्ती, आटा सब कुछ महंगा, साथ महंगा कर दिया है और सरकार को ही नवाज दिया है। इन्होंने गरीब आदमी को बहुत ही बात दिया, जो प्राइवेट लोग हैं जो 12-12 घंटे ड्यूटी बॉडी गार्ड की जैसे मैं करता हूँ, इनके लिए कुछ नहीं सोचा इन्होंने। अच्छा, के बारे में भी इनके लिए भी कुछ किया जाए, लेकिन इन्होंने अपनी सरकार को नवाज दिया है, जो ऊपर वाली सरकार है उसको भी नवाज दिया है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जो प्राइवेट जो हैं, जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, वहां उन लोगों की भी 38-40 हजार रुपए तनख्वाह जरूर होनी चाहिए,
तो एग्जैक्ट तो मैं आपसे तनख्वाह नहीं पूछूंगा, बेशक आप ना बताएं, लेकिन क्या इतनी तनख्वाह आपको देते हैं वहां पे या इससे कम देते हैं, या ऐसे बजट का आप? जी जी इमरान साहब। जी मैं आपको बताता हूँ जी। ये बिल्कुल प्राइवेट वालों का बिल्कुल भैड़ा हाल है। अच्छा। 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड स्कूल में। अच्छा। तो मैं जो 12 साल में 11,000 से शुरू हुआ था। अच्छा। अभी आकर 20,000 पर सैलरी है मेरी, इससे ऊपर नहीं है। ना कोई छुट्टी है। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा जुल्म है ना, ये सिर्फ नाम का ये कहते हैं कि मजदूर की इतनी आती, कोई हाल नहीं है फरूक भाई, ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। तो इमरान साहब ये 20,000 में कैसे गुजारा? 20,000 तो पूरे महीने में, और हुकूमत ये कह रही है कि कम से कम तनख्वाह प्राइवेट सेक्टर में भी किसी की भी है वो शायद 38,000 इन्होंने की है। तो कौन अमल करवाएगा? या ये ऐसे ही दावे कर देते हैं और जहां पर आप मुलाजमत करते हैं वहां पर भी कोई ऐसी बात नहीं होती कि जी गवर्नमेंट का ये ऐलान हुआ है, हम भी आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे? तो नहीं ये करते, ये वो बिल्कुल नहीं करते। हर साल ही बजट होता है, लेकिन आपको बताया कि 200-300 बस बढ़ाएंगे अभी तो। इससे आगे नहीं, ये बिल्कुल झूठ है कि 40 या 35 या 30,000 ये प्राइवेट को गार्डों को ये मजदूर लोग है, इनको कोई नहीं इनको पूछता, सिर्फ ये नाम का ही अमल तो हमने कोई नहीं कराता। सही बात है, सही बात है। चलें इमरान साहब, बहुत मुश्किल हालात में, लेकिन आप जैसे जी और कोई बात अगर करना चाहें कुछ करिए। हाँ, और बात ये करना चाहता हूँ फरूक भाई जनाब कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है हम सब आवाम की बात सुनते हैं और सवाल करने का मौका देते हैं। ये एक आपका टीवी चैनल है कि जो हमें हौसला मिलता है आपसे बात करके। बाकी परेशानियां इतनी है कि गरीब आदमी तो बस किया हुआ है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी भाई। लेते सुनते हैं। और पाकिस्तान में मीडिया भटका हुआ है ग्रुपों में, प्राइवेट का तो नाम ही नहीं लेते। यहाँ तो पार्टी आती है और पार्टियां जाती है, चर्चा 24 घंटे यही रहता है। पाकिस्तान में मीडिया का भी यही हाल है कि वो भी गरीब के बारे में बहुत कम बात करते हैं। सही बात। प्राइवेट के लिए बहुत मीडिया आवाज उठाए तो हमारा भी कुछ हो सकता है। चलें भाई, हमारी जितनी ताकत है हम जी आप अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं बात वादा बचाने की, लेकिन इन हुक्मरानों को शायद के शर्म आ ही जाए। अल्लाह करे। चलें, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे भाई बड़ी परेशानी हुई इनकी बात सुन के कि देख रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटीज हैं यार। हाँ, मैं यही बात उस वक्त भी कर रहा था कि आम आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। आप 10 पार्टियां बना दें, इस्तेकाम पार्टी बनने से इस्तेकाम थोड़ी आएगा। इस्तेकाम आएगा लोगों की जिंदगी को आसान करने में। अब वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं 38,000 मिनिमम होनी चाहिए, वो दे रहे हैं उनको 20,000 का चेक एंड बैलेंस है। मतलब अगर किसी के घर में 1-2 पंखे और 2 ट्यूबलाइट्स जल रही हैं, वहां पर बिल आ जाता है 30,000। कोई पूछने वाला है तो वो कहते हैं ये तो आपको पे नहीं करना है, जब आपकी लाइन जाएंगे। बास जगहों पर मतलब 6-8 घंटे भी आए पूरे दिन नहीं है, तो गैस नहीं आती, फिर ये पैदल मतलब पानी तक खरीद के लिए बास जगहों पर पानी का तो खरीद के आता था, तो नहाने के लिए आपको पैदल चाहिए क्योंकि सरकारी काफी काट दिया है और उन्हें से जाता है। इसके अलावा और जगह पे कैसे हाल हो रहा है वो बेहद जानता है। जितना मैं जानता हूँ मैं नहीं जानता हूँ। इतना बड़ा माशरे सरकारी पानी नहीं मिलता है। अब जब सरकारी पानी आपने इस्तेमाल कर लिया तो दुनिया की आलूदा है सारा सूरज का पानी है, तो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप टैंकर डलवाएंगे तो आप सोचिए लोगों की देश के अंदर बरसात महंगाई रुक नहीं रही, सहूलियत कुछ है नहीं, हॉस्पिटल कुछ है नहीं। मतलब आप सोचिए किस तरह लोग जी रहे होंगे। इसके ऊपर तो कोई खबर नहीं है, इसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं है, इसके ऊपर अपने दुश्मनों से लड़े नहीं, बगैर लड़े आपने उनकी मुश्किल आसान कर दी, अपने मुल्क को इस दिशा पे इस डगर के ऊपर ले आए। बिल्कुल अफसोसनाक बात है
जी हाँ, जी हाँ। जी कंटिन्यू रखिए अगर आप कुछ कहना चाह रहे तो ये तमाम चीजें हर मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि एक प्लानिंग होती है, हुकूमत दूसरी आती है, वो टेक ओवर करती है, उसको मंशूर होता है कि भाई आप ये इन जगहों पर काम सही नहीं कर रहे, हम आकर यहाँ से आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम इसलिए वोट देती है। यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उलट है। यहाँ पर हुकूमत आती है कि अब मेरी बारी, अब मैं जो कुछ बचा है वो मैं अपनी जेबों में डाल दूँ। अब मैं खाऊंगा, मैं 4 सही साल बात से गया था, तो अब वो इतना जो खराजात हो गए वो कैसे पूरे होंगे। यहाँ आवाम की फलाह बहबूद तो बात ही नहीं अल्लाह होती। अकबर। हमारे बाद आज़ाद हुए, हमारे साथ आज़ाद हुए, वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। अब मेरे ख्याल में बिल्कुल मरहूम सही, लोगों के पास ये मामला निकल भी गया, अवेयरनेस आ भी जाए तो बेचारे क्या करेंगे। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फरूक भाई। जी अली साहब। मुझे सलाम। जी देखिए आजकल आप मेरी अस्सलाम। कॉल काट जल्दी देते हैं, लेकिन मैंने फिर भी कॉल कर दी। जी सर, आप मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं ना अली साहब, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं ना। कुछ चीजें हैं जो आप बात करें, बेशक अभी आधा घंटा अभी बाकी है, आप पूरा आधा घंटा बात करें, लेकिन कुछ चीजें हैं थोड़ा सा जो है ना, पाकिस्तान में हमारे नाजरीन के लिए या हमारे वहां इंतजामिया के लिए कोई मसला ना बने, तो हमें उनकी खैरियत भी अजीज है, अपने चैनल की खैरियत भी अजीज है कि आगे मुहर्रम अल हराम से पहले ही हमारा चैनल ना वहां पे बंद हो जाए, तो अपनी बात करें। समझ गया फरूक भाई, समझ गया। जी, तो ये है, मैं आपसे ज्यादा और ज्यादा भी तुरश और तेज, अब ये 20,000 रुपए में जो भाई अब सियालकोट से बात कर रहे थे ना, जी चाह रहा है कि पता नहीं क्या क्या जी चाह रहा है कि मैं बात करूं, लेकिन मजबूरी है कि आपको इसको इस हालात के मद्देनजर रखते हुए आप कुछ चीजें हैं बात करें, लेकिन उसको सलीके से बात करें। तो ये आपसे गुजारिश है। हम कॉल काटने वाले कौन होते हैं भाई? हम तो आपके शुक्रगुजार हैं जो हमारे कोई कॉलर, कोई हमारे व्यूवर आते हैं, मोहब्बत से कॉल करते हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं। तो प्लीज आप समेत और जो भी नाज़रीन हैं, 9 मई के बाद हमारी कुछ अलग गाइडलाइंस थी कि आप तो इसमें हमारे साथ ताउन कीजिए, बस ये कहना था। और अब आप बात करें सर, जो भी बात करें। मेहरबानी जनाब। देखिए मैं भी समझता हूँ बात को। देखिए जी यही है कि आवाज तो फिर जुल्म के खिलाफ उठानी पड़ती है, इसीलिए जी कॉल करते हैं अपना थोड़ा हिस्सा डालने के लिए। जी हाँ, जो जुल्म और जबर हो रहा है किसी तहकीकात के बगैर, किसी इन्वेस्टिगेशन के बगैर, जी हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी है, उसको जब आवाम उसको मैंडेट देती है, वो आए कानून साजी करे, लोगों के लिए काम करे। हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो, सभी यही चाहते हैं। बिल्कुल तो असल मसला ये है कि फिर जो एक तरह का तबका है जिसने उस कंट्रोल रखा हुआ, फिर इसी तरह का वो सिलसिला कर रहा है, तो अदालतें, मीडिया, वो सब कंट्रोल ही नजर आता है। तो पाकिस्तान कैसे बेहतर होगा जब तक जो एक तबका खास तरह का पाकिस्तान में एक जमहूरियत को, एक किसी अवामी ताकत की पार्टी को ऊपर आकर हुकूमत नहीं करने देगा, तो पाकिस्तान बेहतर कैसे होगा? सही अब मैं बात। देख रहा हूँ कि लोग बड़े खामोश हैं। लोगों को आवाज उठानी चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं उठा सकते तो अली भाई, असल में जैसे आप हमारे स्पोर्ट्स प्रोग्रामों में भी आते हैं ना, मैं थोड़ी क्रिकेट की मिसाल दूंगा। अब इस सारे इमरान खान की दौर में आप देख लेना कि बाज जगहों पे मौका मिला था कि अवामी हम मैच जीत लें, या अवाम को जो मसाइल में जकड़े हुए हैं या जिनकी वजह से जकड़े हुए हैं उनसे हम आज़ादी हासिल यकीनन कर लें। लेकिन ये जो क़यादत है ना, आपने वो स्पेस छोड़ दी, आपने कौमी असम्बली छोड़ दी, आपने पंजाब असम्बली तोड़ दी, केपी तोड़ दी, आपने इतने ज्यादा ब्लंडर्स किए। अब आप बता रहे हैं कि मैं साबका आर्मी चीफ के कहने पे ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया। तो ये चीजें थी जब आपको वहां उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था, जब नवाज शरीफ वहां से प्लेटलेट्स के बहाने जब निकाल दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब ये बता रहे हैं कि जी हम कैसे बाहर आए। तो लीडरशिप वो उस वक्त तकाजा करती थी कि इमरान खान जागते और उस वक्ती कुर्सी जो आज छिन चुकी है और पता नहीं किस हद तक पता नहीं वापस आए ना आए, उस वक्त उनकी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट थी कि वो उस कुर्सी को ठोकर मारते और अवाम में आते। बल्कि उस वक्त उनके पास ये पूरा था, वो कासिम सूरी वाला ड्रामा बाद में उनको करने की जरूरत ही नहीं थी। वो उसी वक्त असम्बलियां तोड़ते और वो इलेक्शन में आते और फिर बयानी अवाम के सामने रखते। मैच जीतने का मौका आया था इमरान खान के पास, लेकिन वो अपने 4 रन के लिए वो क्रीज पे ही रहे। और आगे आप देख लें, अब एक ओवर में 62 रन कैसे बने? 36 से ज्यादा तो नहीं बन सकते। तो ये चक्कर है सर। ये है कि इमरान खान अभी भी जो ये तो जो उसके जब वो अरेस्ट हुआ तो उसके बाद जो लोगों ने बाहर निकले, एहतजाज हुआ, जी लेकिन उसके कंट्रोल में तो नहीं था। वो अंदर
ये भी लोगों की मेहरबानी है सर, अभी भी वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वरना वो बुजदार वसीम अकरम प्लस वो कोयटा में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी मेरा कोई वास्ता नहीं है। बताएं जिन लोगों के ऊपर पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो नहीं खड़े हो सकते ना, मतलब कुछ ऐसी ताकत के खिलाफ। तो मकसद है ये, असल बात करने का मकसद ये है कि देखिए खान ने ठीक है कुछ ब्लंडर किए हैं, जो कुछ किया है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसने आइन कानून के अंदर की। उस तो सोचता था कि इलेक्शन हो जाएगा, मैं असेंबलियां तोड़ूंगा ये वो, लेकिन वो नहीं हो सकती। तो दूसरी तरफ जो लोग हैं वो किसी आइन कानून को नहीं मानते ना, मसला तो ये सही। है जी। अब ये देखें, अब जो कुछ हो रहा है ये भी कितनी नाकाफी है, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के ये सब सिलसिला जारी है। और लोगों को, और इमरान खान से अगर कंपेयर करें, ठीक है इमरान खान ने कुछ ब्लंडर किए हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो दूसरी तरफ लोग हैं उनको, अगर खान को आपस में कंपेयर करें तो एक बंदा जिसने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, हॉस्पिटल बनाए, एक अपने नाम का शोहरत का फायदा उठाया, दुनिया से पैसा इकट्ठा किया, पाकिस्तान में हॉस्पिटल बनाए, आज भी बेशुमार पैसा उसके नाम पर वहां जाता है, हॉस्पिटल चलते हैं। और उसने पाकिस्तान को हर जगह प्रमोट किया, पाकिस्तान का एक नहीं बल्कि एक नेशनल हीरो है। उसको कंपेयर करें, और दूसरी तरफ आज उसके ऊपर 160 से ज्यादा केसेस हैं, और दूसरी तरफ जो लोग छूट कर बाहर कुछ जायदादें बनाई और कितने गलत काम किए, वो आज हुकूमत में, पावर में, आज लंदन से बैठकर वो जो है ना वो हुकूमतें चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और वो नवाज शरीफ की बेटी देखें, मतलब एक अनपढ़ जैल किस्म की एक ज़हनी मरीज औरत है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। वो कल वो किस मुल्क की वज़ीर आज़म बनेगी सर? वो खसूसी तैयारे के जरिए कल मुल्तान गई हैं, खसूसी तैयारे के जरिए, खसूसी प्रोटोकॉल था। अब वो किस हैसियत में, ना वो यमन कोई ना हुकूमत का हिस्सा है ना कोई बात है। अब ये वसाइल जो अभी मेरा भाई 20,000 तनख्वाह में जो गुजारा कर रहा है, वो उसके कौन खसूसी तैयारा क्यों मरियम नवाज को मिले? मुझे ये रोना आ रहा है कि किस हैसियत में वो ये सारे वसाइल हमारे जो इशराफिया है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये छत्र छाए है ना, उस वजह से सब कुछ होता है। और अभी भी जो खिलवाड़ हो रहा है, जो अलग अलग किस्म के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उनका मकसद यही है कि वो सब जब अगली हुकूमत बनाई जाएगी तो सब उनके कंट्रोल में होंगे। सही बात, सही बात। पाकिस्तान का आगे चलने का तो कोई जमहूरी या फॉरेन पॉलिसी जो कहते हैं जी वो खारजा पॉलिसी हमारी आजाद होनी चाहिए, हमारे फैसले खुद, ये तो हो ही नहीं सकता जब तक एक जमहूरी हुकूमत अपने फैसले खुद न करे। जब तक ये फैसले एक तबके के हाथ में रहेंगे और तोड़ फोड़ होती रहेगी, पार्टियों को तोड़ा फोड़ा जाएगा, फिर उस तरह के आगे काम करवाए जाएंगे, उस तरह के कंट्रोल रखा जाएगा, फिर कोई जमहूरियत नहीं, इलेक्शन करवाने का कोई फायदा नहीं। अगर आप वोट यहाँ डालें निकले कहीं और से, तो मतलब इसी तरह के इलेक्शन करवाने की कोई फायदा नहीं है। सही है सर, बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा सर। और यकीनन बहुत से मसाइल, लीडरशिप की बात और इलेक्शन, देखें ईवीएम की बात की थी पीटीआई ने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो इलेक्शन में इंडिया में राइज है और बड़ी आबादी वाले मुल्कों में, लेकिन हमारे वहाँ वो सिस्टम को राइज करवाने के लिए भी कोई तैयार नहीं था, क्योंकि आगे इस किस्म की पार्टियां बनानी हैं, आगे इस किस्म के ग्रुप बनाने हैं, डब्बे भरने हैं, भरवाने। अब देख लें, अभी 15 तारीख को ये मेयर के इलेक्शन हो रहे कराची में, पीटीआई और जमात इस्लामी की अददी जो अगर चेयरमैनों की तादाद है वो पीपल्स पार्टी से ज्यादा है, लेकिन दावा कौन कर रहे हैं? ये क्या नाम है उनका, जो नए हमारे फौजिया वहाब साहिबा के मुर्तजा वहाब जो है, वो दावा कर रहे हैं, जीत के बैठे हैं। बिलावल साहब भी ट्वीट, हाँ जी अगला मेयर हमारा होगा। कैसे होगा? वो बंदर बांट से ही होगा ना, वो पैसे से होगा, वो डरा के होगा। कुछ पीटीआई के चेयरमैनों को उठवा लिया गया है 9 मई के चक्कर में, डरा दिया गया है। तो जब इस किस्म की जमहूरियत होगी, जब वैसा मेयर आएगा, तो फिर क्या कहा जा सकता है? फिर तो बेड़ा ही गर्क होगा। जी मूसी साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मतलब इस वक्त बिल्कुल जो बोगस तरीन सिस्टम अगर किसी को कहा जाए किसी मुल्क का, तो इस वक्त आपके सामने है। हालांकि जोग्राफियाई उसकी आप लोकेशन देखें, के ज़खायर देखें, नौजवानों की तादाद के हिसाब से रेशो देखें, पोटेंशियल देखें, किसी भी हिसाब से पाकिस्तान कम नहीं है, हर चीज़ से रिच है। सिर्फ मसला है तो लोगों के दरमियान इत्तेहाद, फिरकों में बटे हुए हैं, और इस वजह से इतना आवाम से जोड़ा हुआ है। और उसके ऊपर जो है वो चंद मुट्ठी भर लोग जो है वो 70 साल से जो है वो हुकूमत करते चले आ रहे हैं। वही किसी दौर में तरक्की हुई है, तब्दीली होती चली गई है, तब्दीली होती चली गई। यानी मैंने हमेशा ये सुना है कि पिछले 20 साल अच्छा था, इस 20 साल में पिछले 20 साल अच्छा था।
تو یہ ترقی صحیح تو نہیں ہوئی. کوئی کہے کہ ہم 20 سال پہلے اس طرح رہتے تھے، آج الحمدللہ اس طرح رہتے ہیں، ایسے کوئی نہیں کہے گا. یعنی ہمیشہ جو ہے وہ ترقی نہیں ہوئی ہے، ہم پیچھے چلے گئے. آبادی بڑھتی چلی پیچھے ہی گئی جا ہے، رہے ہیں بالکل. چل رہے ہیں، شمار جی ہوتی ہاں چلی گئی جی ہاں. ہے. آپ کے سامنے پہلے کم از آپ کم 2 وقت کی روٹی کا معاملہ نہیں تھا. پہلے ہی آپ کا کم از کم یہ روپیہ معاملہ نہیں تھا. آپ کا روپیہ انڈیا کے روپے سے ڈبل تھا. اس وقت آپ دیکھ لیں ریٹ. اچھا آپ وہاں اپنے پر روپے کو وہ بنگلہ دیش کے روپے سے کنسیڈر کر لیں، افغانستان کے روپے سے جی کنسیڈر ہاں کر لیں، مطلب کہاں کھڑے ہیں آپ. مطلب جی افغانستان ہاں میں دہائیوں سے جنگ ہو رہی ہے، ان کا جو ہے وہ نوٹ جی ہاں. جو کرنسی آپ سے بہتر ہے. ڈالر آپ کے یہاں کہاں چلا گیا، پاؤنڈ کہاں چلا گیا. مطلب یہ آپ کے سامنے ہے نا، ساری اکنامک میں صورتحال کب خراب ہوتی کال لے لوں. ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بات کریں. ہم نے ایک پوائنٹ ہے پلیز. جی جی میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میڈیا پاکستان کا جی اس قدر بکا ہوا اور اس قدر یہ ڈھیٹ لوگ ہیں کہ پورا ایجنڈا جو ہے، پورا مینیفیسٹو جو ہے، پورا جو بھی ان کا پروگرام ہے، ان کے پروگرام کا مقصد کیا ہے. آپ کسی بھی چینل کو اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان ان کا ایجنڈا نہیں ہے، پاکستانی ان کا ایجنڈا نہیں ہے. صبح سے شام تک ان کا مینیفیسٹو ہے جو کنگ ہیں، سیاست کے کنگ، اور جو وہ کنگ جو کھیل رہے ہیں کھیل، سیاست کے کنگ جو سیاست کے مافیا اور سیاست کے جو ولن ہیں، صحیح سیاست کے جو گنڈے اور بدماش لوگ، جو اب میں کیا کہوں، میں میرے جو بھوک جو لوگوں کی تکلیف ہے، منہ سے ویسے لفظ نکالنے پڑتے ہیں کہ ویسے گنڈوں، چوروں اور اس کا کے تحفظ کا نام ہے پاکستانی میڈیا. صحیح اس قدر یہ لوگ اس سٹیج پر بھی پاکستان کی بات نہیں کر رہے، پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہے. ایک چلتی ہوئی جماعت، اتنی بڑی جماعت عمران خان کی، اس کو کیوں گرایا گیا، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، کسی کوئی میڈیا حقائق کو سامنے آنے ہی نہیں دیتا. پاکستان کا دنیا کا واحد یہ میڈیا ہے جو ٹھیک. حقائق کو سامنے نہیں لا رہا کہ یہ ان کی پارٹی کو کیوں ختم کیا گیا اور اس کا نہیں کیا وہ مقصد ہے. بہن وہ بتاتے ہیں کہ وہ ملک دشمن ہے اور غداری اور اس قسم کی اچھا، پی ڈی ایم جو ایلیگیشنز ہیں. ایک سال سے پی ڈی ایم جو لائی گئی، پی ڈی ایم اس نے تو پاکستان کا وہ کہتے ہیں نا پاکستان، پی ڈی ایم کو کیا کہیں گے آپ، ٹھیک ہے. مطلب اتنی بڑی پاکستان ڈیزاسٹر اس نے موومنٹ. ڈیمیج کیا ہے پاکستان کو. اس نے پاکستان کو مافیا جو پاکستان کا مافیا ہے، ایم کا کیا مطلب ہے، مافیا، ٹھیک پاکستان کے مافیا، پاکستان کے یہ جو میڈیا کے بھگوان ہیں، خدا کی عبادت کرتے اگر یہ لوگ اپنے، صحیح. یہ مسلمان ہوتے یہ میڈیا کے، تو آج پاکستانیوں کی درد، پاکستانیوں کی بھوک اور پاکستان کی ان کو درد ہوتا. بالکل صحیح بہن. چلیں پوائنٹ آپ کا آیا بہن، بہت شکریہ، بہت مہربانی. بہت اچھی بات بہن کہ چلیں میڈیا جو ہے اس وقت اگر کوئی پارٹی یا کچھ ان کے پاس حدود و قیود ہیں، لیکن غریبوں کے اندر تو چلے جائیں. آپ ان سے تو پوچھیں جو بجٹ آیا یا جن کی 20,000 30,000 حکومت کہہ رہی ہے کہ 38,000 کم سے کم تنخواہ ہو، ان طبقے کی تو آپ ترجمان بن جائیں میڈیا کے، جو 20-30,000 میں کیسے گزارا کریں گے. اس ماں سے پوچھ لیں جن کے بچے کیسے اسکول بھیجیں گے. وہ میں ایک ندیم کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیں، پھر بات آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو اور آپ کے تمام دیکھنے سننے والوں کو پیار بھرا سلام. جی مہربانی چودھری صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی بجٹ پاس ہوا ہے، جی اور جس انداز میں گورنمنٹ نے اپنی کوشش کی ہے کہ اکانومی کو سنبھالیں. آپ جو گزشتہ 4-5 ماہ سے یہ سن رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ کے ہونے جا رہا ہے، ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے موجودہ گورنمنٹ نے اپنے لیے کوشش کر کے اس کو اس مصائب سے نکال لیا ہے. سابقہ پرائم منسٹر
मिस्टर इमरान न्याजी साहब जनाब जिस वक्त रशिया गए थे तो उस वक्त वो क्या मुआहदे करके आए थे कि जो मुआहदे कंप्लीट नहीं हुए। अभी ये मुआहदा हुआ है रिसेंटली, देखें कि खारजा पॉलिसी जिस नैच पे पहुंची वो स्टेट वे चंद दिनों में ही आपके बंदरगाहों पे जहाज जो लगातार होने शुरू हो गए। ईरान के साथ मामला तय पा गए और किसी हद तक वो भी मामला जो है ना वो भी काम शुरू हो जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए सिर्फ क्या ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे देने के लिए है। जब भी बाबा रहमती आता है तो जनाब पैसे बटोर के यहाँ से चला गया, वो बजट वो पैसे पता नहीं कहाँ पर गए। इमरान न्याजी साहब ने बहुत सी बातें की ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज की इस मौजूदा गवर्नमेंट में जो नया बजट आया उसमें आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए 2% टैक्स था, जो कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी अगर कोई वहां पर अपना मकान बनाना चाहता है या प्लॉट लेना चाहता है तो उसमें 2% टैक्स था। मौजूदा गवर्नमेंट ने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए वो भी माफ कर दी है। ठीक है, ये इतने गंभीर मामला जो है वो इतनी जल्दी क्लियर नहीं होते। आपने 74 सालों में जितना तमाम गवर्नमेंट्स ने कर्जा लिया उससे बढ़कर सिर्फ इस 4-4.5 साल की गवर्नमेंट ने उतना कर्ज ले लिया। ये सारे मामला जो है वो क्लियर होने में टाइम लगेगा। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अपने दिन कोशिश की है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब को क्या सजा मिली थी? वो सजा मिली थी कि जो उन्होंने मुलाजमीन को बहाल किया था और नौकरियां देने के लिए उनको सजा मिली थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा मजदूरों और किसानों के लिए मौक़िफ़ रहा है कि हर दौर में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑब्लाइज करने की कोशिश की है। और एक चीज और सर, बात यह है कि अगर मुल्क में मामला ठीक ना होते या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लोग उनकी वैल्यूज की, उनके इक़्तिदार की कदर ना करते तो अब देखें कि बाग में आज़ाद कश्मीर में एक जबरदस्त तरीके से ज़ियाउल कमर साहब जो है ना वो पाकिस्तान के कैंडिडेट हैं, वो बेहतरीन किस्म पर कामयाबी हासिल की है। ये एतमाद का इजहार था अवाम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। और उनके मुकाबिल जो थे मुश्ताक मीनार साहब, वो तो कभी भी सियासी कारकुन नहीं रहे, वो तो एक मीडिया में काम करते थे और वो बस किसी हवाले से वो जो पसिफिक शुकानी उनको टिकट दिया कि वो आ गए। अगर उसमें धांधली होती तो जो उनकी आज़ाद कश्मीर की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट है वो बात करते या पाकिस्तान से बात होती, एक आम कैंडिडेट ने एक बात की, हर आने वाला कैंडिडेट कुछ न कुछ बात करते रहता है, ठीक हो गया, उस बात की कोई अहमियत नहीं है। और रही बात के मुल्क में इस वक्त जो लोग इतने लोग जो गिरफ्तार हैं, मैं खुद इस चीज को कंडम करता हूँ कि ये जो आम वर्कर है जो कि कुर्बानी का बकरा हमेशा बनता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी जमात, किसी तंजीम या किसी भी मसलिक से हो, जो उसके जो जमात होती है वो उसको ऑन करती है। ये नहीं होता कि लाशों की सियासत की जाए, जल्ले शाह की शहादत पे जनाब वो सियासत की जाए। आपको याद होगा कि इस पे हमने 1-2 प्रोग्राम से किए हैं कि जब हजारा बरादरी के वहाँ पर शहीद किए गए बहुत से लोगों को जब कोयटा में, तो उस वक्त इमरान न्याजी ने कौन सी अना का मसला बनाया हुआ था कि वहाँ पर वो जाने से दरेक कर रहा था। आपको याद होगी वो बात को? क्यों नहीं? इसी तरह ये 20-22 लोग एक हवा में है। अगर 20-22 लोगों का कत्ल हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, तो आप तो अपने वर्कर्स को ऑन नहीं कर रहे, तो जो लोग पता तो चले उनको, पता तो चले, सामने तो है। लिहाजा ये तमाम के तमाम चीजें जो है ना ये तमाम एक फर्जी है। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि अपने जो PTI के हमारे साथी है, दोस्त हमारे भाई पाकिस्तानी है, वो उनको इज्तराब करना चाहिए इस तरह आगे की ज्यादा एंड तक जाने के लिए। सही है, ये प्रॉब्लम बन जाएगी उन गरीब लोगों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी नदीम साहब, आप हमारे साथ थे। एक और कॉलर होल्ड पे हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा रियाज साहब, मेहरबानी, होल्ड करने का शुक्रिया। जी हाजी साहब, बात करें सर। सर बात ये है, छोड़ें इस बात को, किसने क्या किया। अच्छा, बात है कि गुज़श्ता 50 साल से पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों डाउन हुई जी, वो क्या चीजें हैं जो हुकूमत को करनी चाहिए।
दो मेजर बड़ी पार्टी रही हैं इख्तियार के अंदर, सही। पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज। जी जी ठीक है, जी। क्यों पाकिस्तान के अंदर कारखाने नहीं लगे, क्यों बिजली के कारखाने नहीं लगे, क्यों ऐसे मुआहदे किए गए जो ऑफशोर कंपनियां हैं, ऐसे मुआहदे जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर रजिस्टर्ड है तो वो चैनल आइलैंड में है, जो बिलोंग करते हैं मुस्लिम लीग नवाज, उसके सन और उसकी बेटी ऑपरेट करती है। सही। जो कंपनियां पाकिस्तान के अंदर रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन क्यों नाफिज नहीं है, क्यों हमारे पॉलिटिशियन टैक्स नहीं देते, क्यों हमारी ब्यूरोक्रेसी टैक्स नहीं देती। इवन देन आज सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन, मैं पीपल पार्टी से एक सवाल पूछता हूँ, ये जो भी साहब पीपल पार्टी जी, क्या कोई कॉन्सेप्ट है लोकल बॉडी के टैक्स कलेक्शन का? सही। कोई सिर्फ बता दे कि ये काम कैसे करें। इनको सिर्फ ये है कि हाँ लोकल बॉडी हम जीत जाएं, लेकिन काम कैसे करें? सही। आज तक मैंने नहीं देखा इनको कोई काम करते दिखाए, माए सिवाय मुशर्रफ के दौर के अंदर, ठीक। जिनके अंदर जो कराची के अंदर जो काम हुए, सही। उसके अलावा ये ऑलवेज ये टेक्नोक्रेट लेके आते हैं, अपनी मर्जी के लोग लेके आते हैं, चाहे वो वाटर बोर्ड के अंदर हो, सही है। टीएमसी के अंदर, जो ट्रेन नहीं होते वो पॉलिटिशियन होते हैं, ग्रांट्स में हिस्सा है। बिल्कुल सही सर। रियाज साहब बड़ी मेहरबानी, टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन आपने जिन पॉइंट्स पे एक चीज जी जी हुक्म। यही हाल जब ये कानून साजी के अंदर ही ये लोग पढ़ते नहीं है कि लॉ क्या है, स्टेट के रिसोर्सेज कैसे जनरेट करना है, सही, उसको मैनेज कैसे करना है। अब शबाज शेख दुनिया भर से कर्जे मांगते कर रहे हैं, तो भाई इसके अपने शबाज शेख के बिलियन ऑफ डॉलर बाहर पड़े हुए, नवाज शरीफ के पड़े हुए, मरियम के पड़े हैं, आसिफ जरदारी के लेके हैं एक वन टाइम फ्री। बोले ठीक है, हम पाकिस्तान लेके आते हैं, हम इसको ओपन कर दें, लाए स्टेट बैंक के अंदर रखें। चलें, बहरहाल उन्होंने उधर लाने के लिए तो कमाए नहीं थे, उन्होंने बस इधर ही लाने के लिए कमाए थे। बड़ी मेहरबानी सर। रियाज साहब इतनी सिंसियर या इतने माशाल्लाह हमारे प्यारे लीडर हो जाएं, उनको दुख दर्द महसूस हो तो और क्या चाहिए। आपने 50 साल की बात की, लाने वाले थे तो ले क्यों गए? अगर लेकर जाने नहीं था उन्होंने। जी हाँ जी हाँ, ये तो ऐसे ही है कि किसी को इश्तिहार छाप दिया जाए कि लूटा हुआ माल वापस दे जाएं, तो ऐसे थोड़ी होगा कि वो जिन्होंने इतनी मेहनत से लूटा है और अब तो आगे जायदादें और अब तो बच्चों ने वो सारा जिम्मा संभाल लिया है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी शाह साहब, आपको और अली भाई को, देखने सुनने वालों को प्यार और दाद। जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम भाई, मसाइल हैं, इनका हल चाहिए। जी हाँ, दुख सुन कर दिल जल रहा है। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ खत्म करें। आज मैंने कल यानी कि वज़ीर आज़म साहब को सुना, कह रहे थे कि इस आदमी ने हमारे मुल्क को इतना बदनाम कर दिया कि हमारे दोस्त भी हमसे दूर हो गए, वो भी हमको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। वाह भाई दोस्त हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो फ्लड में पैसे डालने के लिए बैंकों में जाते थे, फ्लड के लिए डोनेशन देने के लिए, सैलाब वाले लोगों के लिए। तो बैंक वाले कहते थे कि वज़ीर आज़म के अकाउंट में डाल दें। जी हाँ, तो लोग कहते थे हम वज़ीर आज़म के अकाउंट में नहीं डालेंगे। ये कहते हैं कि 5-10 सियासतदान इमरान को छोड़ के और काम की बात करते हो, 1 लाख से ऊपर लगभग तकरीबन 8 लाख के करीब हुनरमंद लोग पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुमालिक जा चुके हैं। फिर आज असाकदार साहब फरमाते हैं कि हम आपको 3-4 किस्म के कार्ड देंगे, हमारी वोट ना लेना, कार्ड जरूर हमें दे देना। और कहते हैं कि कम अज कम 50,000 पाउंड भेज दो, जल्दी जल्दी भेजो, हमें जरूरत है। अच्छा, भाई आपके पैसे, मरियम के पैसे, जरदारी के पैसे, बिलावल के पैसे, शहबाज नवाज शरीफ के पैसे, वो भाई लंदन में पड़े, उनको क्यों नहीं ले जाते? हम गरीबों के पीछे
गया हुआ है, इस पर कभी प्रोग्राम करना। मैंने एक दो चैनल से रिक्वेस्ट की तो वो प्रोग्राम करने वाले हैं। जी। अभी इन्होंने हाउसिंग एसोसिएशन बनाई हुई है, कोई गुजरखान में, पिंडी में, लाहौर में, पेशावर, कराची वगैरह वगैरह। अच्छा। क्या करते हैं, मैंने 3-4 मेरे पास केसेज हैं, मैं कोई वकील नहीं हूँ लेकिन 3-4 तकरीबन ये क्या करते हैं, ये अपने एजेंट भेज देते हैं, कुछ उधर इनके एजेंट है, कुछ इधर। तो ये जो पेंडू पाकिस्तानी और कश्मीरी है, इनसे पैसा बटोर लेते हैं, झांसा देते हैं, ये बहुत सस्ता प्लाट है, कल हाँ। इसकी कीमत डबल हो जाएगी, आप 20-30 हजार पाउंड दे दो एज ए डिपॉजिट, फिर छोटी सी इंस्टॉलमेंट होगी, प्लाट आपका हो जाएगा। फिर सबज बाग दिखाते हैं। करते क्या है, जब आप फंस जाते हैं इनके यहाँ, ये आपको धोखा देते हैं और फंसा लेते हैं। जब फंस जाएंगे तो बाद में कहेंगे भाई इसकी तो कीमत अब डबल हो गई है, इंटरेस्ट रेट ऊपर हो गया है, महंगाई है, कोई थोड़ी सी और किस्त दे दो। भाई मैं फारूक भाई हल्फन कहता हूँ, एक आदमी 8 लाख रुपए उससे इन्होंने मांगे, वो देने वाला था। तो अल्लाह के कर्म फजल से इत्तेफाक से मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसको कहा यार अल्लाह के लिए ये बच्चों के पैसे इन जालिमों को ना दें, बंद कर दो, प्लाट किधर है उसको उधर रहने दो। हुआ क्या भाई, आखिरी बात है मुझे कहने दीजिएगा, तकबीर टीवी पर एक प्रोग्राम लगता है अचानक कश्मीर, तो मैं प्लाटों के हवाले से बात कर रहा था उस प्रोग्राम पर के वो मुंशी साहब आते हैं गुजरखान से प्रोग्राम में प्रेजेंटर के साथ। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप उधर हमें लूटने के लिए ये मेट्रो सिटी बना रहे हैं, तो उसने कहा कि आप मेहनत करके पैसा भेजते हो तो हम भी मेहनत करके आपका शिकार हासिल करते हैं। ये हालत है इस मुल्क की। ठीक है सर, शाह साहब बड़ी मेहरबानी, टाइम खत्म हो गया। एक बार प्रोग्राम करें, लोगों को लूटे ना, हाँ जी, पैसा लेकर जाए, IMF को दें। सही है, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया कॉल का। सही बात है, ऊपर से नीचे तक जिसका दाव लग रहा है फिर वो अपना हाथ दिखा रहा है, तो बचना है। वो जिस लिखा होता है ना बस स्टॉपों पे, स्टेशनों पे लिखा होता था अपने सामान की खुद हिफाजत करें, तो ये तो भाई अब हम सबको यही करना चाहिए, अपने सामान की, माल जायदाद की खुद हिफाजत करें, चोरों पे ना रहें। उन्होंने तो अपना हुनर दिखाना है और नए नए तरीके आ गए हैं। जी मुसी साहब, कॉल्स आ रही हैं लेकिन मैं माजरत चाहूंगा, आखिरी मिनट चल रहा है तो वाइंड अप की तरफ जाए। बिल्कुल। जी, तो ये तमाम चीजें हैं, मतलब अवाम को यकीनन इस तमाम चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। और जिंदा कौमों की मिसाल आपके सामने है, आपके सामने चाइना की मिसाल है, आपके सामने ईरान की, आपके सामने मिसाल है, इनकलाब बर्पा हुआ, किस तरह पूरी दुनिया भर से माशी पाबंदियां होने के बावजूद एक एक सुई से लेके एक एक चीज वो अपनी वहां पर बना रहे हैं और इसमें बगैर सूरत हर दिन बेहतर हो रही है। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए, हमें अपने अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो ये बहुत ग्रास रूट लेवल से शुरू होता है। अब जहाँ पर मस्जिद में पानी पीने के गिलास लोहे की जंजीरों से बने हों, वहाँ पर आप मतलब क्या उसको रखेंगे, हमें बिल्कुल नीचे से देखकर बॉटम इसको सही करना है। तो इसमें हर इंसान का अपना एक इंफरादी किरदार बनता है, वो अपना अदा करे, दूसरे पर पॉइंट फिंगर करने की जरूरत नहीं है कि उंगली उठाए दूसरे पर, अपने को देखें कि मैं मेरा माशरे के अंदर जो हिस्सा है वो कितना है और वो मैं क्या है। बिल्कुल सही, बहुत जी हाँ।